So we were talking about परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट की बात हम कर रहे थे. ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के लिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ प्रीवियस ईयर लेना है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. अगर प्रीवियस ईयर का लॉस दे रखा है तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस adjusted net loss of previous year upon sales of previous year into 100. ठीक है. और जो हमें नेट लॉस को एडजस्ट करना है उसके लिए ये नेट लॉस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन ऑल स्टैंडिंग चार्जेस. ऑल में दोनों इंक्लूडेड होंगे, इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस जिसका नहीं कराया है, ठीक है, जिन स्टैंडिंग चार्जेस का. तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, इस रेशियो में हम नेट लॉस को एडजस्ट करेंगे. ठीक है. तो इससे आपका जीपी रेट निकल आएगा, परसेंटेज में निकलेगा. तो जीपी रेट पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव. इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप पे लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट सेल्स हमने पहले कैलकुलेट की थी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स से, वो इनटू जीपी रेट, तो हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या अब एक और पॉइंट है इसमें, वो ये है कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होती है उसमें इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ एक और एक्सपेंसेस बेयर करते हैं. ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे फायर अकर्ड हुई है तो कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करना पड़ते हैं सो दैट इंस्टेंटली जो भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वो कर पाए. ठीक है. समटाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, कंपनी ओन्स अ बिल्डिंग, ठीक है, कंपनी की खुद की बिल्डिंग है और फायर से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अब कुछ भी लेवल पे वो वर्क तो जितना पॉसिबल हो पाएगा करेगी. तो मान लो एक रेंटेड बिल्डिंग हायर करी गई है साथ में ही पास में ही, सो दैट वहां से फॉर अ टाइम बिंग ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया जाए और वहां से किया जाए. तो ये क्या हो गया, दिस इज एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि ना होते अगर फायर अकर ना होती. ठीक है. तो एडिशनल एक्सपेंसेस वो होते हैं या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वो होती है जो कि फायर के अकरेंस की वजह से हो रही है, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस ना होते. तो ऐसे एक्सपेंसेस भी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है एज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. ठीक है. तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इस तरह के कोई एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए कुछ पॉइंट कंसिडर करती है, उसके बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं. जो एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है सीधे वही कंसिडर नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. ठीक है. तो एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं. वो 3 पॉइंट क्या है, पहला है एक्चुअल इंक्रीज एक्सपेंसेस जो दे रखे होंगे आपको. ठीक है. दूसरा पॉइंट है सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनटू जीपी रेट. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनटू जीपी रेट. जीपी रेट जो हमने कैलकुलेट किया है वही यहाँ पे भी लगाया जाएगा. ठीक है. और ये आपको गिवन होगा कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से कितनी सेल्स हो पा रही है. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा नहीं है हमने लेकिन उसको ध्यान से सुनना. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी की एक्चुअल सेल जो है वो कितनी है, इंडेमनिटी पीरियड में 1 लाख है. ठीक है. और उसकी स्टैंडर्ड सेल्स है 10 लाख. ठीक है. तो स्टैंडर्ड सेल हो गई 10 लाख और एक्चुअल सेल हो गई 1 लाख. ठीक है. लेकिन एक्चुअल सेल्स के साथ ये मेंशन है कि इसमें से 80,000 की सेल इसलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि कंपनी ने एडिशनल 50,000 का एक्सपेंसेस किया. समझ रहे हो. 1 लाख की क्या है, 1 लाख की आपकी एक्चुअल सेल है. ठीक है. लेकिन उस एक्चुअल सेल में भी ये बताया गया है कि अगर कंपनी 50,000 का एडिशनल खर्चा नहीं करती तो इस 1 लाख में से 80,000 की सेल नहीं हो पाती. तो मतलब अगर एडिशनल एक्सपेंसेस ना करते तो उनकी सेल और कितनी रह जाती, सिर्फ 20,000 की रह जाती एक्चुअल सेल. ठीक है. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमें वही सेल लेना है जो कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से हो रही है. दिस विल बी द पार्ट ऑफ एक्चुअल सेल. ठीक है. अगर नहीं गिवन है तो जो एक्चुअल सेल है हम वही मान लेंगे कि एक्चुअल सेल किसकी वजह से हो पा रही है, इंटायर एक्चुअल सेल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से हो पा रही है, इंक्रीज एक्सपेंसेस की वजह से इंटायर सेल हो पा रही है. ठीक है. एक्चुअल सेल अगर अलग से नहीं दिया है. ठीक है. और अगर दिया है तो जो सेल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से हो रही है हम वो सेल कंसिडर करेंगे.
ठीक है, दैट सेल्स इनटू जीपी रेट, कोई अमाउंट आएगा आपका, पहले आपका एक्चुअल हो गया एक्सपेंसेस, इंक्रीज एक्सपेंसेस, दूसरे पॉइंट में क्या हो गया, सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनटू जीपी रेट। थर्ड पॉइंट में क्या करना है हमें, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन ऑल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट, इस रेशियो में हमें इंक्रीज कॉस्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हमें एडजस्ट करना है, तो इंक्रीज कॉस्ट को हम एडजस्ट कर रहे हैं किस रेशियो में, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन ऑल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस पॉइंट की जरूरत तभी पड़ेगी जब सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं है। अगर सारे इंश्योर्ड हैं तो ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तब तो यही अमाउंट आ जाएगा। तो हमें इस पॉइंट की जरूरत तब पड़ेगी जब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखे हों और अनइंश्योर्ड भी दे रखे हों। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस, अब यहाँ जो हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, जो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट, नीचे हमें क्या लेना है, ऑल स्टैंडिंग, ऑल का मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड। ठीक है, इनटू इंक्रीज कॉस्ट, राइट। बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, अभी हम आपको बता रहे हैं, आपको फौरन नहीं लर्न होगा। ठीक है, 2-3 बार जब पढ़ोगे फॉर्मूला तब आपको याद होगा, राइट। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, इससे कुछ अमाउंट कैलकुलेट होगा। थर्ड पॉइंट में एक और ऑप्शन है एडजस्ट करने का, इंक्रीज कॉस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं कवरेज रिक्वायर्ड अपॉन कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कवरेज रिक्वायर्ड अपॉन कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों के जो अमाउंट होंगे इसमें से जो सबसे कम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है एज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, विच एवर इज लेस। ठीक है, एक्चुअल इंक्रीज एक्सपेंसेस, फिर सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या निकाला, सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनटू जीपी रेट, और थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया है, जो हमारी इंक्रीज कॉस्ट है उसको इस रेशियो में एडजस्ट कर दिया है। तो एडजस्टमेंट के लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं या ऐसे। अब पहले तो हम एक ही फॉर्मूला बताते थे, मगर अब आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि कवरेज रिक्वायर्ड अपॉन कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है, तो इन दोनों से हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इन तीनों के कुछ अमाउंट्स आएंगे आपके। तो जो भी अमाउंट्स दे रखे हैं उसमें जो विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का पार्ट एक्सेप्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अभी हम, मैम, हाँ बताओ। मैम ये जो आपने लॉस प्रॉफिट इज टू शॉर्ट सेल से जो जीपी रेट का फॉर्मूला दिया था, हाँ हाँ, ये जो लॉस प्रॉफिट और शॉर्ट सेल होगा ये किस ईयर का होगा? ये तो आपका इंडेमनिटी पीरियड की है। शॉर्ट सेल्स तो हमने किस पीरियड की निकाल रहे हैं, शॉर्ट सेल्स का मतलब हो गया सेल कम हो रही है। ठीक है, और कम कितनी हो रही है वो हम प्रीवियस ईयर की जो सेल होती है जिसको हम स्टैंडर्ड सेल्स मानते हैं उसी पीरियड की, इंडेमनिटी पीरियड की, उससे कंपेयर करके शॉर्ट सेल्स निकालते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, तो ईयर नहीं है ये, इंडेमनिटी पीरियड का लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पूरे ईयर का थोड़ी ना है। जो इंडेमनिटी पीरियड है उसी पीरियड का तो प्रॉफिट का लॉस बेयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। मैम ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, अगर नॉर्मल वर्किंग होती तो स्टैंडर्ड सेल्स कर पाती कंपनी जितना स्टैंडर्ड सेल्स कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के 20 लाख की सेल करती है वो नॉर्मली 6 महीने में, जो इंडेमनिटी पीरियड का 6 महीने का टाइम है, मान लो उसमें 20 लाख की सेल्स होती है, लेकिन फायर के अकरेंस के बाद सेल्स रह गई 5 लाख। ठीक है, तो अब मान लो 20 लाख पे जो प्रॉफिट अर्न करती थी 10% मान लो नेट प्रॉफिट था, तो 10% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 20 लाख का, 2 लाख। लेकिन अगर 5 लाख का अगर हम 10% देखें तो कितना हो गया, 50,000। अगर बिल्कुल हम, ये तो इंश्योरेंस कंपनी का अपना वे है टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अगर तुम बहुत सिंपल टर्म में बात करो तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, तो अगर जो हमने तुम्हें ओके मैम। एग्जाम्पल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की नॉर्मल सेल्स करते थे, ठीक है, और उस पर 10% का नेट प्रॉफिट अर्न करते थे, तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, लेकिन सेल्स रह गई सिर्फ 5 लाख। 5 लाख का 10% हो गया 50,000, तो प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ बताओ, इसी केस में प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ, 2 लाख माइनस 50,000, मतलब 2 लाख अर्न करते, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट सेल्स हो गई है, सेल्स कम हुई है, तो एक्चुअल सेल पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख का हुआ।
लेकिन ओके मैम। मगर ये डायरेक्टली इस तरह से नेट प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट करते हैं। रीजन बीइंग के नेट प्रॉफिट में बहुत सारे ऐसे आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग बिजनेस। बहुत से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए हम जीपी रेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मेट है, तरीका है विच इंश्योरेंस कंपनीज यूजेस टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्लेम वो इसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करेंगे। तो शॉर्ट सेल्स का मतलब जो सेल्स कम हो रही है इनटू जीपी रेट, वही क्या हो गया जीपी रेट से यहाँ पे मतलब है प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट के लिए हम लोग कौन सा रेट लेते हैं, जीपी रेट लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। और जीपी ठीक रेट है। भी कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला है, राइट, उसके बेसिस पे तुम जीपी यस मैम। निकालोगे। ठीक है, तो जी लॉस ऑफ मैम। ओके प्रॉफिट मैम। हो जाएगा शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। और हमने आपको ये कहा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को भी बेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का जो अमाउंट दे रखा है सीधे वही नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, उसके लिए भी 3 पॉइंट्स हैं, वो ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बेसिस पे हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट करेगी एज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर ओके मैम। पॉइंट आया था कवरेज रिक्वायर्ड। अब कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता है, ये तो तुम्हें गिवन होगा सीधे सीधे। कवरेज रिक्वायर्ड गिवन नहीं होगा, कैलकुलेट करना होगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है, दीज थिंग विल बी गिवन, ये तो गिवन होगा। लेकिन कवरेज रिक्वायर्ड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता है, कवरेज रिक्वायर्ड होता है कि कम से कम कितने अमाउंट की पॉलिसी इन जो है वो कंपनी को लेना चाहिए थी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कितने अमाउंट की पॉलिसी द कंपनी शुड हैव टेकन। ठीक है, वो क्या होता है कवरेज रिक्वायर्ड। तो अब कवरेज रिक्वायर्ड के लिए हम जो सेल्स कंसिडर करते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, एनुअल सेल्स कंसिडर करते हैं। एक टर्म यूज हुआ है एनुअल सेल या एनुअल टर्नओवर। ठीक है, अच्छा, हर एक जो स्टैंडर्ड सेल्स है, स्टैंडर्ड सेल्स के लिए स्टैंडर्ड टर्नओवर वर्ड कैन आल्सो बी यूज। ठीक है, टर्नओवर मींस सेल्स। ठीक है, तो अब एनुअल सेल्स हमें कवरेज रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल सेल्स चाहिए। एनुअल सेल्स क्या होता है, सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। फायर की डेट से, अब ये प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर की सेल नहीं है, ये कौन से पीरियड की सेल है, जिस दिन फायर अकर्ड हो रही है उससे 12 महीने पहले की सेल, जस्ट 12 महीने पहले की। ठीक है, तो अगर 1 मार्च 2016 को फायर अकर्ड हो रही है तो आपकी जो एनुअल सेल का पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2015 से लेके इससे एक दिन पहले तक। या अगर तुम 1 मार्च 2016 भी लिख दोगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 2015 टू 29 फरवरी 2016, इस पीरियड की जो सेल होगी वो कहलाएगा एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर हमें किसके लिए चाहिए, कवरेज रिक्वायर्ड के लिए चाहिए। और एनुअल टर्नओवर क्या है, एनुअल टर्नओवर है सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। ठीक है, अब कवरेज रिक्वायर्ड जो है वो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम ये जो हमने एनुअल टर्नओवर की सेल्स दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्यों देखो क्वेश्चन में पीरियड मेंशन होगा, नाम नहीं मेंशन होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी सेल एनुअल टर्नओवर है, कौन सी सेल प्रीवियस ईयर की है, कौन सी स्टैंडर्ड सेल है, कौन सी एक्चुअल। अभी तक जो हम लोगों ने एनुअल टर्नओवर तक बात की है वो 4 सेल्स की बात की है। वन इज एक्चुअल सेल जो कि इंडेमनिटी पीरियड में हो रही है, वही सेम पीरियड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो हो गया आपका स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो जीपी रेट निकाला था उसमें नेट प्रॉफिट और सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा था वहां पर। तो वो जो सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर है वो है सेल्स ऑफ प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चौथी सेल जिसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं कवरेज रिक्वायर्ड में, वो कौन सी सेल है, वो सेल है 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। फायर से 12 महीने पहले की सेल। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे नहीं है वो 1 साल की सेल, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे नहीं है, जस्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। ठीक है, उस पीरियड की जो सेल होगी वो क्या कहलाएगी, एनुअल टर्न ओवर पीरियड। ठीक है, और हमें कवरेज रिक्वायर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड एनुअल सेल लेना है इनटू जीपी रेट। तो जो एडजस्टमेंट आपको स्टैंडर्ड सेल्स के लिए दे रखा है वही आपका एनुअल सेल्स में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कि अगर कंपनीज एक्सपेक्टेड टू अर्न 10% इंक्रीज इन सेल्स, तो 10% हम अगर सिर्फ सिंपली ये लिखा होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट जो लिखा होता है वो स्टैंडर्ड सेल्स के नाम से नहीं दिया होता है। नॉर्मली ये दिया होता है कि इस साल कंपनी 10% ज्यादा सेल करती, तो वो जो हम 10% का इंक्रीज है वो कहाँ कहाँ कंसिडर करते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड सेल्स में और एनुअल सेल्स में।
ठीक है, तो कवरेज रिक्वायर्ड हो जाएगा। all these are given in the book ना? बिल्कुल सब कुछ दिया है बुक में, अभी एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ समझोगी, बल्कि हम जब अभी क्वेश्चन कराएंगे एक तो उससे क्लियर होगा, ठीक है, और भी, राइट। तो कवरेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट, ठीक है, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट, ठीक है। अब जैसे इसमें जो पीरियड है उसी पे क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फायर अकर्ड हुई है 15 अप्रैल 2016 को, ठीक है, और तो तुम्हें 4 पीरियड मेंशन होंगे, मान लो वहां पे दे रखा है 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 दे रखा है, और एक आपको दे रखा है 15 अप्रैल 2015 से लेके 15 अप्रैल 2015 से लेके 14 अप्रैल 2016। तो अब 15 अप्रैल 2016 को फायर अकर्ड हुई थी, तो उससे जस्ट 12 महीने पहले कौन से हुए। तो तुमसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअल टर्नओवर का पीरियड कौन सा होगा। 4 पीरियड मेंशन है और इसमें से आपको बताना होगा कि एनुअल टर्नओवर का पीरियड कौन सा है। तो आप किसके बेसिस पे देखेंगे कि 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, वो जो भी पीरियड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनुअल टर्नओवर का पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस भी बन सकते हैं, कंसेप्चुअल बेस, राइट। तो अब हम लोग फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। हमें क्या क्या यहाँ पे हमने कवरेज रिक्वायर्ड निकाला, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट। एनुअल सेल्स कौन सी सेल हो गई, 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट के लिए हम म्यूट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें कवरेज रिक्वायर्ड कैलकुलेट जो किया है वो हमारा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में यूज होगा, ठीक है, और साथ में हमें कहाँ यूज करना है, एक जगह और यूज होगा। अब हम फाइनली स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले जो हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट करके वो ले लिया अमाउंट, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो हमने सेकंड पॉइंट से कैलकुलेट किए, विच एवर इज लेस करके, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेविंग इन एक्सपेंसेस। हो सकता है कि कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो सेव भी हो रही है बिकॉज ऑफ जो मतलब बिजनेस है वो अगर उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस की सेविंग भी हो रही हो। तो अगर एक्सपेंसेस की सेविंग हो रही है तो हम वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से हमें माइनस करना होता है, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट एड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन माइनस सेविंग इन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद हम जो है हमारा जो अब आएगा अमाउंट दैट विल बी ग्रॉस क्लेम। ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कैसे आया, लॉस ऑफ प्रॉफिट लिया, उसमें हमने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऐड कर दी, माइनस कर देंगे सेविंग इन एक्सपेंसेस, दिस विल बी गिवन। ये आपका सेविंग जो है ये आपको गिवन होगा, ठीक है। जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम, राइट। अब यहाँ पर ये जो है वो एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, मगर अब एक पॉइंट और है कि कंपनी एवरेज क्लॉज लगाती है टू एक्सेप्ट द क्लेम, ठीक है। तो नेट क्लेम जो निकालना होता है वो एज पर एवरेज क्लॉज निकालना होता है। एवरेज क्लॉज इसलिए यूज होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्करेज किया जाए अंडर इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। अंडर इंश्योरेंस का मतलब जितने का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए उससे कम की पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा अंडर इंश्योरेंस। तो एवरेज क्लॉज कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी लगाती हैं टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5 लाख की लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। कितने की ले रखी है, 5 लाख की लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है, जो कहलाएगा पॉलिसी अमाउंट। जितने की पॉलिसी हमने ली होती है वो क्या कहलाता है, दैट इज पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 4.5 लाख। मान लो यहाँ पे जो ग्रॉस क्लेम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,50,000, ठीक है। तो पॉलिसी कितने की ली है, 5 लाख की, और जो ग्रॉस क्लेम है वो कितना है, 4.5 लाख। तो अगर देखा जाए तो पॉलिसी अमाउंट से आपका ग्रॉस क्लेम क्या हो रहा है, पूरी तरह से कवर हो रहा है। तो उस केस में नॉर्मल केसेस में अगर एवरेज क्लॉज ना लगता तो 5 लाख में, क्योंकि 4-4.5 लाख का अमाउंट कवर हो रहा है, तो ये कंपनी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कंपनी को
वो मान लो 6 लाख का होता है, ठीक है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 6 लाख का, मगर पॉलिसी कितने की ली है, 5 लाख की। तो इंडेमनिटी पीरियड में जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उतने का कम से कम पॉलिसी लेना चाहिए, ठीक है। तो अब जो एवरेज क्लॉज है उससे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसी रेशियो में क्लेम कम कर देगी जिस रेशियो में पॉलिसी कम ली गई होगी। पॉलिसी का अमाउंट जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में क्लेम का अमाउंट भी वो कम कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कवरेज रिक्वायर्ड निकाला था। कवरेज रिक्वायर्ड हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा, कवरेज रिक्वायर्ड आपका ज्यादा होगा, पॉलिसी अमाउंट कम दे रखा होगा, इनटू ग्रॉस क्लेम जो यहाँ से निकला है, तो ये हमारा आ जाएगा नेट क्लेम का अमाउंट। तो अब इस पे सिर्फ इतने एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस पे बन सकता है कि आपको एक्चुअल लॉस दे रखा हो, आपको पॉलिसी अमाउंट दे रखा हो, कवरेज रिक्वायर्ड या तो दिया होगा या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग नेट क्लेम का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हर एक छोटे छोटे पार्ट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए करना है, अब आपको करना क्या है, हम 1-2 क्वेश्चंस कराएंगे आपको अपने समझ के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए 1-2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करना है, बस 2-3 क्वेश्चंस तुम करोगे, 1-2 क्वेश्चंस हम कराएंगे, और आपका फिर ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही देखे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब हमने प्रोफॉर्मा में डिस्कस किए बट क्वेश्चन के साथ क्लैरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको इस पर, प्लस आप जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल ऑल द पॉइंट्स विल बी क्लियर, ठीक है। और हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे सब पार्ट्स पे देयर कैन बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। थियोरिटिकल भी हो सकते हैं, जैसे एवरेज क्लॉज क्या होता है, पर्पस क्या है। तो अब क्या हमने बताया आपको, अंडर इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो अब यही ऑप्शन हो सकता है कि एवरेज क्लॉज क्यों अप्लाई करते हैं, to restrict the business organization for under insurance, to restrict the business organization for over insurance, इस तरह के आपको 4 ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो अंडर इंश्योरेंस ना करें यानी कम अमाउंट पर पॉलिसी ना लें, इसको अवॉइड करने के लिए एवरेज क्लॉज लगाया जाता है। तो अब उसी रेशियो में अमाउंट ऑफ क्लेम कम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि पॉलिसी अमाउंट है 5 लाख, मान लो कवरेज रिक्वायर्ड 6 लाख निकल के आ रहा है और यहाँ पे जो लॉस आ रहा था एक्चुअल लॉस वो आ रहा है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख इंटू 5 लाख अपॉन 6 लाख जब करेंगे तो अमाउंट ऑफ नेट क्लेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑल्दो लॉस ऑफ प्रॉफिट 4.5 लाख का था, लेकिन इस रेशियो में 5/6 के रेशियो में हमारा क्लेम का अमाउंट कम हो जाएगा। तो एक्चुअल क्लेम जो एक्सेप्ट करेगी कंपनी वो कितना करेगी इंश्योरेंस कंपनी, नेट क्लेम। तो अंडर इंश्योरेंस की प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए एवरेज क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ था बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल बोथ इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ऑल्सो एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक में नेट क्लेम निकालने का तरीका अलग हो जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट तो पूरा है ही, अभी हम लोगों ने सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी डिस्कस किया है, ठीक है। कंसेप्चुअल पार्ट में इतनी चीजें हैं, आपको याद क्या क्या रखना है, फिर से जो गो थ्रू करोगे वो क्या क्या करोगे,